प्यारे बच्चों, आज का विषय है जीवन में निर्णय कैसे लें। आज से हम लोग बाल संस्कार शाला शुरू कर रहे हैं और जो हम लोग क्लास में पढ़ते थे वही अब हम YouTube के माध्यम से पढ़ेंगे। आपको कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो मैं इसमें व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस दूंगी। आप लोग उसमें ईमेल करके या व्हाट्सएप में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि निर्णय कैसे लें। देखो, आप कोई ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते समय एक चौराहे पे आता है तो उसे एक निर्णय लेना होता है कि उसे जाना कहाँ है, किस साइड में अपनी गाड़ी मोड़नी है। वो पल तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो उस पल में अगर गलत निर्णय ले लिया तो कई किलोमीटर रॉन्ग टर्न घूम कर आना पड़ेगा या फिर रास्ता भटक ही जाएगा। लेकिन उस एक पल पे सही निर्णय ले लिया तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जीवन में होता है। निर्णय लेने के लिए हमें क्या किसी से सलाह लेनी चाहिए? सलाह हमें किससे लेनी चाहिए? हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो जैसे सपोज मान के चलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर बनने के बारे में अगर आप किसी वकील से सलाह लेने जाते हैं तो आपको कभी निर्णय सलाह सही नहीं मिलेगा, आपका निर्णय भी सही नहीं जाएगा। जैसे अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो वकील से निर्णय लीजिए। इसी तरह जीवन का जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आप उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, नहीं तो सलाह मत लीजिए। ऐरे गहरे नत्थु खैरे से सलाह नहीं लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, हमारे ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमारे साथ उस मार्ग पर नहीं जाना और उसका वो गलत निर्णय देता है तो उससे उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारा नुकसान होता है। तो अब निर्णय के बारे में एक कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसको अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी घोषित करना था। तो उसके 3 राजकुमार थे। उसने तीनों राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि अगर मेरे पास एक खूंखार अपराधी है तो तुम लोग उसको कैसे सजा तय करोगे? पहले ने कहा मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा जिससे इस राज्य में कोई वैसा कुकृत्य न करे। दूसरे ने कहा कि मैं तो उसका सर तलवार से अलग कर दूंगा। तीसरे ने कहा कि पिताजी, मैं अपना निर्णय बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा बताइए, क्या कहानी सुनाना चाहते हैं? बोले एक राजा था, उसको उसका तोता बहुत प्रिय था। तो तोते ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि जाओ मिल के आओ, लेकिन ध्यान रखना जल्दी आ जाना। तोता गया। तोता राजा से बहुत प्रेम करता था। तो तोता ने सोचा कि मैं राजा को क्या उपहार दूँ। माँ से मिलकर लौट रहा था तो माँ से पूछा कि क्या ऐसा मैं क्या उपहार दूँ राजा को कि राजा खुश हो जाए। तो माँ ने कहा कि तुम एक काम करो, जंगल में कुछ दूरी पर एक ऐसा फल है जिसको खाने से इंसान की जो वृद्धावस्था है, जरावस्था है, वो रुक जाती है और उसमें शक्ति स्फूर्ति बढ़ जाती है। तो उसने कहा कि ठीक है। वो गया और उसने उस एक फल को तोड़ लिया और वो लेके जाने लगा। अब रास्ता लंबा था, थक गया, एक जगह सोने चला गया। जैसे वो सोया तो वो उसी समय एक सर्प वहाँ से गुजरा और उसके दांत से उसमें जहर प्रवेश कर गया उस फल में। अब वो राजा को लेकर आया, उसे पता नहीं था कि उसमें जहर प्रवेश कर चुका है। राजा की आदत थी कि राजा लोग कुछ भी खाने से पहले अपने किसी विश्वास पात्र को खिलाते थे। राजा ने वो एक टुकड़ा अपने सेवक को खिलाया और सेवक की मृत्यु हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि ये तोता मेरे दुश्मनों से मिला हुआ है। तोता सफाई देने की बहुत कोशिश करी, मगर राजा ने क्रोध में कुछ नहीं सुना और उसको मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद उस फल को फिकवा दिया गया। पानी समय के साथ में वो जो बीज था वो फल पेड़ बन गया। राजा ने मुनादी करवा दी कि इसका कोई फल नहीं खाएगा, ये जहर का पेड़ है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से कोई एक जोड़ा था स्त्री पुरुष का, वृद्ध,
वो लोग जा रहे थे, भूखे थे, उन्होंने मुनादी का ध्यान नहीं था। अब उम्र के साथ किसको याद रहता है। भूख लगी तो उन लोगों ने फल तोड़ा और खा लिया। अब जब फल तोड़कर खा लिया और घर गए तो जो उनको थकान रहती थी, परेशानी रहती थी, वो सब चली गई। बड़ी स्फूर्ति, बड़ी ताजगी, दोनों जवान दिखने लग गए। अब बहुत सारे काम करने लगे। धीरे धीरे बात फैल गई कि भाई इनको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन लोग राजा तक बात पहुंची। राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि कैसे तुम लोग, कैसे तुम्हारी युवावस्था का राज क्या है और तुम वृद्धावस्था से कैसे बाहर आए। बोले महाराज आपके वहाँ पर एक पेड़ है जिसमें फल लगा था, वही मैंने खाया। तो राजा ने कहा अरे ये तो वही पेड़ है जिसका बीज जो है जो फल तोता लाया था। फिर वैद्य से जांच करवाई गई तो पाया गया कि अरे तोता तो आपके लिए अमर फल लाया था, लगता है कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अब राजा को बहुत अफसोस हुआ। तो पिता ने पूछा कि राजकुमार से कि तुम ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो। बोले पिताजी मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूँ कि कोई भी अपराधी आप मेरे पास लाएंगे तो मैं ऐसे ही किसी को मृत्युदंड नहीं दूंगा। मैं उसके कारणों को जानने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले अपराध हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे सच्चाई क्या है। जब मैं उस अपराध की रूट कॉज एनालिसिस कर लूँगा तब जाकर निर्णय लूँगा कि मुझे उसे दंड देना चाहिए, उसे क्षमा करना चाहिए, या उसके दंड की कितनी प्रक्रिया होगी। तो बोले कि अच्छा मान लो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मान लो अगर सचमुच उससे अपराध हुआ हो तो राजकुमार ने कहा पिताजी मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। बोले बताओ। बोले एक जज था, जज के सामने 3 केस आए। एक केस में एक राजगीर था जो घर बना रहा था, तो गलती से उसके हाथ से असावधानी से ईंटा गिरा और वो ईंटा एक व्यक्ति के सिर पर गिरा और व्यक्ति मर गया। दूसरा एक किसान अपनी फसल काट रहा था, तो कुछ लोग चोरी करने आए उसके फसल और मारपीट में उसके हाथ से जो औजार था, हथियार था जिससे वो फसल काट रहा था, उससे उसका गला में लग गया और वो मर गया। तीसरा एक केस है कि उसमें एक व्यक्ति जा रहा था, उसको लूटने के लिए एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने धन लूटने के इरादे से उस पर वार किया और मर गया। अब एक चीज़ बताइए कि लुटेरा, मिस्त्री राजगीर और वो किसान, इनमें से जज किसको क्या देगा। तो राजा ने कहा कि भाई जिसके हाथ से असावधानी से गिरी राजगीर से, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको तो क्षमा कर दिया जाएगा। और किसान को कुछ मुआवजा देने को बोला जाएगा और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसने आत्मरक्षा में किया। और तीसरे को तो क्योंकि उसने इंटेंशनली जानबूझकर मारने का प्रयास किया, इसलिए उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो बोले पिताजी ऐसे ही आप जो अपराधी मेरे सामने लाएंगे तो आप तो अभी उसका अपराध बता रहे हैं, लेकिन उस अपराध के पीछे उसका इंटेंशन क्या था ये भी तो जानना ज़रूरी है। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और राजा ने अपने उस पुत्र को राज्य सौंप दिया। बोला मेरे 2 पुत्र तो क्रोध में निर्णय ले रहे हैं, जो क्रोध में निर्णय लेगा वो राज्य को कैसे संभाल सकता है। तो इसी तरह आपको जब भी निर्णय लेना होगा तो आपको रूट कॉज एनालिसिस करनी पड़ेगी कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उस निर्णय के पीछे क्या कारण है, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्यों ये चाहता हूँ। सपोज मान के चलिए आप 12th में हैं और आप 10th 12th में हैं और आप चाहते हैं कि कोई चाहता है कि मैं पायलट बनूं, तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा रीज़न क्या है। क्या केवल इनकम है या मुझे इसका शौक भी है। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे बनना है। अब आपको सोचना है कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, इसकी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, मैं किस माध्यम में, प्राइवेट में जाना चाहता हूँ या मैं सेना में जाना चाहता हूँ। अब आपकी इच्छा है तो अब आपको 2 डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिसीजन को 2
पैमाने पे नापना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबसे अच्छा सोचिए कि मान लीजिए आपने प्रयास किया और आप पायलट बन गए, तो वेल एंड गुड, अच्छा आप सोच लीजिए, मतलब बेस्ट पायलट बनेंगे। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए आप नहीं बन पाए, वर्स्ट केस में चले गए, तो क्या होगा? तो क्या वो जो सबसे बुरा उसका परिणाम होगा, क्या आप उसको झेलने के लिए योग्य हैं, तैयार हैं? अगर मान लीजिए आपके पीछे 10 लाख रुपए खर्च किए आपके घर वालों ने और आप बन गए, तब तो 10 लाख वसूल लिए गए। और अगर नहीं बन पाए तो क्या आप उस फेलियर को बर्दाश्त कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको ये निर्णय ले लेना चाहिए। ऐसे ही कोई भी जीवन का निर्णय है, आप उसमें दोनों चीज़ें सोचिए कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए किसी को एक्टर बनना है, तो सोचिए अगर मैं एक्टर बन गया तो क्या, नहीं बन पाया तो क्या, जो मेरा स्ट्रगल पीरियड है उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, तब आप जाकर सही निर्णय ले पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदने की इच्छा हुई, तो अगर वो कम पैसे की है तो आप उसको 6 घंटे सोचकर खरीदिए। सोचिए, विचारिए, क्या मुझे उसको खरीदने की सचमुच आवश्यकता है? अगर वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप ये सोचिए, आप 30 दिन लीजिए और 30 दिन के बाद डायरी में नोट कर लीजिए मेरी ये इच्छा है। 30 दिन के बाद विचार कर आइए कि क्या ये मुझे खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको एक होता है कि हम तुरंत किसी के बहकावे में आके डिसीजन लेने चले जाते हैं, वो हमारा निर्णय नहीं होता, वो सामने वाले के द्वारा प्रोवोक्ड किया निर्णय होता है। मतलब उसने हमें उकसाया और हमने निर्णय ले लिया। नहीं, हमें किसी के उकसावे और बहकावे में निर्णय नहीं लेना है। और क्या, कैसे निर्णय लेना है? और हमें क्या करना है कि सपोज मान के चलिए कि किसी को धावक बनना है, रनर बनना है। अब रनर बनना है तो उसको उसके हाथ पैर स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसे ये देखना है कि मैं जो रनर बनना चाहता हूँ, मेरी जो इच्छा है, क्या उस इच्छा को मेरी शारीरिक योग्यता सपोर्ट करती है? अगर मान लीजिए किसी को बिजनेसमैन बनना है, कोई बिजनेस आपको ओपन करना है, तो उस बिजनेस के लिए क्या आपकी योग्यता मीट करती है? मतलब इच्छा और इच्छा के साथ उसकी योग्यता, दोनों को आपको चेक करना है। तब आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप बच्चे हैं और आपके आज, पहले तो 10-10 बच्चे होते थे, तो कोई बच्चा कुछ मांगे, डिमांड करे, माता पिता इतना ज़्यादा उसकी जिद मानते नहीं थे। लेकिन अब क्या है, 1 या 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा की जान आप पर अटकी पड़ी हुई है। अब आप अगर बहुत ज़्यादा जिद करेंगे, वो गलत भी होगा, तो भी मम्मी पापा आपकी बात आजकल मान लेते हैं। लेकिन उससे आपका क्या भला होने वाला है? कोई भला नहीं होने वाला। अगर वो निर्णय गलत हो जाता है तो नुकसान भी आप ही का होगा, मम्मी पापा का तो होगा ही होगा, आपका भी नुकसान होगा। और आपको क्या करना है, निर्णय लेने से पहले किसी से तुलना नहीं करनी है। हो सकता है कि सामने वाला जिस इंटेंशन के लिए जो निर्णय ले रहा है, उसके पीछे उसकी मर्जी कुछ और है, आपके पीछे उसकी मर्जी और है। तो अगर आप किसी के तुलनात्मक और किसी के नकलची बनकर अगर कोई निर्णय लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे एक कहानी सुनिए कि एक घोड़ा था और एक गधा था। गधे के पीठ पर रुई थी और घोड़े के पीठ पर क्या था? नमक था। दोनों जा रहे थे। अब नमक भारी था तो घोड़े ने अकल लगाई कि क्यों ना मैं पानी में डुबकी लगा लूँ, पानी में नमक जाएगा। नमक के ऐसे पहले ऐसे बड़े बड़े धेले आते थे, तो नमक में पानी जाएगा तो पानी से नमक गलेगा और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। और उसने वो किया। अब गधे जी देख रहे थे, गधे के ऊपर क्या थी? रुई। गधे ने ये दिमाग नहीं लगाया कि घोड़े के पीठ पर क्या सामान है। उसने क्या देखा बाहर से? उसने एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करी। उसने उठाया, वो भी पानी में डूब गया। अब रुई तो हल्की थी पहले, अब पानी भरा तो वो भारी हो गई और वो चल भी नहीं सका। टांग टूटी अलग, मालिक से मार पड़ी अलग।
तो इसी तरह आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस में सक्सेस हो गया, तो आप उसका पूरा रूट कॉज एनालिसिस करके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने ये नहीं देखा कि किन परिस्थितियों में किया, उसकी योग्यता पात्रता क्या थी, उसने कैसे निर्णय लिया, ये सब अगर आपने रूट कॉज एनालिसिस नहीं किया, उसको ऑब्जर्व नहीं किया और फिर उसकी देखा देखी नकल करके अगर आपने कोई बिजनेस का निर्णय ले लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका इंटेंशन, उसका प्लानिंग अलग है, आपका इंटेंशन, आपका प्लानिंग अलग है। अगर वो मैच नहीं करता तो आप उस लक्ष्य को मीट नहीं कर पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि योगसु कर्मसु कौशलम, अगर आपको अपनी सक्सेस से योग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कार्य में कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप कार्य में कुशलता हासिल नहीं करेंगे तो आप एवरेज बनकर रह जाएंगे, वो भीड़ बन जाएंगे, भीड़ का ही हिस्सा बन जाएंगे, आप बेस्ट नहीं बन पाएंगे। बेस्ट बनने के लिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको कर्म में कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। इसका मतलब क्या है कि आप रूट पर काम करिए, जड़ पर काम करिए, जड़ को पानी दीजिए, खाद दीजिए तो ऑटोमेटिकली फल तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप जड़ की उपेक्षा करके केवल फल के चिंतन में लगे रहेंगे तो आपको कभी भी परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर आपने कोई मान लीजिए निर्णय ले लिया तो उस निर्णय का जो पाथ है, प्रोसेस है, उस पर वर्कआउट करिए। आप सफलता के लिए एक मार्ग तैयार करिए कि इस मार्ग पर मैं चलूंगा तो कभी ना कभी लक्ष्य तक पहुंच ही जाऊंगा। आपको सफल होने के लिए माइंडसेट बनाना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। अब निर्णय लेने के लिए एक बहुत और चीज़ ज़रूरी है, फॉगी दिमाग, मतलब ऐसा दिमाग जिसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, दूसरे से प्रभावित बहुत जल्दी हो जा रहा है, वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। तो फॉगी दिमाग की जगह पे आपको एक क्लियर, नीट एंड क्लीन दिमाग चाहिए। तो नीट एंड क्लीन दिमाग के लिए क्या प्रोसेस बताई गई है, नीट एंड क्लीन दिमाग के लिए कहा गया है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र जप करना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, तब आपका दिमाग एक फोकस्ड दिमाग बनता है। तब आप क्या कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। जब द्रोणाचार्य ने सबको शिष्यों को बुलाया और बोला कि चिड़िया पर निशाना लगाओ, तो सबसे पूछा कि किसको क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा मुझे जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। ऐसे युधिष्ठिर ने कहा, सब ने कहा। लेकिन अर्जुन से जब पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। इसी तरह जब आप कोई चीज़ का निर्णय लेते हैं तो आपको फोकस्ड निर्णय लेना है। अगर आप फोकस्ड निर्णय लेंगे तभी आपको परिणाम प्राप्त होगा और उस लक्ष्य के प्रति आप चल निकलेंगे। ये हो सकता है कि उस लक्ष्य से जुड़े कई लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए कि मुझे गुड़गांव से मुंबई जाना है, तो हो सकता है बीच में दिल्ली आए, कानपुर आए, कोई और स्टेशन आए। लेकिन मल्टीपल स्टेशन तो आ सकते हैं, लेकिन उसी रूट में आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे जाना तो मुंबई है लेकिन शिमला का स्टेशन में ढूंढूं या जम्मू कश्मीर का स्टेशन ढूंढूं। भाई उस रास्ते के छोटे छोटे लक्ष्य आपके हो सकते हैं। तो एक बड़ा लक्ष्य हुआ, उस बड़े लक्ष्य को आपने मल्टीपल छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा और आपने डिसीजन लिया कि मेरा बड़ा लक्ष्य तो वही है, फोकस्ड मैं वही हूँ, लेकिन उस लक्ष्य से पहले मैं ये स्टेप्स को अचीव करूँगा। अब रतन टाटा जी क्या कहते हैं, रतन टाटा जी कहते हैं कि अगर आपने निर्णय ले लिया और वो फाइनल हो गया तो फिर आप उस पर अडिग हो जाइए। दुनिया कहती है कि ये गलत है, सही है, इसकी परवाह मत करिए। पहले निर्णय ले लीजिए और निर्णय लेने के बाद उसमें इतनी मेहनत करिए कि वह निर्णय दुनिया की नज़र में, क्या पूरे विश्व की नज़र में सही साबित हो जाए। आप उससे इतने सक्सेसफुल हो जाइए। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी क्या कहते हैं कि निर्णय करने के लिए आपके पास सधा हुआ दिमाग होना चाहिए।
सदा हुआ दिमाग होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि आप जिस चीज़ का निर्णय लेने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए। अब आजकल जानकारी आप कैसे इकट्ठी करेंगे? पहले हमारे ज़माने में तो ना इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना यूट्यूब था। हमारे ज़माने में कोई एक्सपर्ट सलाह भी नहीं मिलती थी। लेकिन आपके लिए, आपके ज़माने में तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? जैसे सपोज मान के चलिए किसी को ग्रोसरी का बिजनेस करना है, तो आप देखिए कि ग्रोसरी के बिजनेस में आपके यहाँ पर डिमांड क्या है, कहाँ से सप्लाई आएगी, आप कहाँ से खरीदेंगे और किस एरिया में अपनी दुकान खोलेंगे, वो सारी चीज़ें आप सोचिए। 40 दिन तक परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपको 40 दिन अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। तो आप 40 दिन तक जो भी आप निर्णय लेना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं, उसके बारे में एक डायरी ले लीजिए। ठीक है, उस डायरी के पहले पेज में आप लिखिए कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इसके लिए डिसीजन चाहिए। उसका कीवर्ड आपको 2-4 कीवर्ड आपको मिल ही जाएंगे। उस कीवर्ड में आप लिखिए कि अगर मैं इस निर्णय को लेता हूँ तो मैं अगर सफल होता हूँ तो मैं क्या क्या अचीव करूँगा, अगर मैं असफल होता हूँ तो मैं क्या क्या नुकसान में जाऊँगा। फिर आप अपने आप को करिए कि अगर नुकसान होता है तो मैं इसको ऐसे हैंडल करूँगा, अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ तो मैं उसको ऐसे हैंडल करूँगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब 100% गारंटी वारंटी तो किसी चीज़ में नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति 2 साल का समय निकालता है और बोलता है मैं IAS का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा, तो उसको गुड चीज़ें भी सोचनी चाहिए कि IAS के एग्ज़ाम के लिए मैं अगर सक्सेसफुल होता हूँ तो मुझे IAS की सीट मिलेगी, मेरा नाम होगा, सब कुछ होगा। और उसको वर्ष भी सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरा IAS नहीं निकलता है तो मुझे उस चीज़ को, उस असफलता को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है। दोनों चीज़ें आपको सोच के चलनी है। और क्या करना है कि अगर आपको सक्सेस, मान लीजिए IAS बनना है तो 2 साल में आपको IAS बनना है, क्रैक करना है, तो 2 साल में उसका एक करिकुलम भी होगा, कोर्स भी होगा। तो उस कोर्स को अगर 2 साल में कंप्लीट करना है तो 1 साल में उसका 50% कंप्लीट होना चाहिए, 6 महीने में उसका क्वार्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो बड़ा कोर्स है उसको छोटे पीस में कर दीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए, नैनो प्रोग्रामिंग आपको होनी चाहिए कि आपको 1 दिन में कितना कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ से अगर वैष्णो देवी जाना है तो अगर मुझे वैष्णो देवी 24 घंटे के अंदर पहुँचना है तो कम से कम 12 घंटे के अंदर मुझे आधा रास्ता तो पहुँचना होगा ना, तभी तो मैं 24 घंटे में वहाँ पहुँचूँगी। और 6 घंटे में मुझे कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, 3 घंटे में कहाँ पहुँच जाना चाहिए, 1 घंटे में मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए, और कितने बजे तो मुझे घर से निकल जाना चाहिए। तो ये सारी प्रोग्रामिंग मुझे करनी पड़ेंगी, तब जाके मैंने जो निर्णय लिया है कि मुझे इस अमुक स्थान तक पहुंचना है, मैं वहां पर पहुंच सकती हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, उसको आप कम से कम 40 बार लिखिए। जब तक जो चीज़ आप लिखेंगे नहीं वो आपके चित्त पर नहीं जाएगी, और जो चीज़ चित्त में नहीं जमेगी और जो आपके चिंतन का पार्ट नहीं बनेगा, वो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके ब्रेन में डालेगा नहीं। तो आपको कम से कम अपने लक्ष्य को 3 जगहों पर लिखकर रख देना चाहिए। जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, उस डिसीजन को, उस निर्णय को आपको एक अपने पर्स में रखना चाहिए, एक जिस जगह पर आप सोते हैं उसके तकिए के नीचे रखना चाहिए, और तीसरा उस जगह लिखकर टांग देना चाहिए जहां पर आपकी दृष्टि दिन में 1 बार तो पहुंचे। सबसे अच्छा स्थान होता है किचन में, जहां पर आपकी पानी लेने आप बार बार जाते हैं, या जहां पर आपको बार बार जाने की आवश्यकता पड़ती हो, उस जगह पर आप उसको लिख कर डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको रिमाइंडर बना रहेगा। मोबाइल में आप रिमाइंडर डाल सकते हैं। कम से कम 1 घंटे रोज 40 दिन तक, कम से कम 1 घंटे जो भी आपको डिसीजन लेना है, जिसके बारे में निर्णय लेना है, उसके बारे में 1 घंटे जानकारी इकट्ठी करिए। संबंधित पुस्तक पढ़िए, संबंधित आर्टिकल सर्च करिए, सारी जानकारी इकट्ठे करते जाइए।
40 दिन तक आपके पास इतनी इनफ जानकारी हो जाएगी। 40 दिन तक आप अपना स्व मूल्यांकन करिए, क्या मैं इतनी इस चीज़ के लिए इतनी डिमांड है, इस योग्यता की ज़रूरत है, इतने धन की ज़रूरत है, इतने समय की ज़रूरत है, क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। देखिए, कभी भी डरिए मत, डरना नहीं चाहिए। कंफर्ट जोन में हमेशा रहने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी आकाश नहीं छू पाएंगे। आकाश छूने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे तभी तो आप आकाश को टच कर पाएंगे। इसके लिए आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था, उसको 2 बाज के बच्चे मिले, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। उसने ट्रेनर लगा दिया, सारे ट्रेनर उस बाज को ट्रेनिंग देने में लग गए। एक बाज तो उड़ गया, ऊंची ऊंची उड़ाने भरता, दूसरा बाज उड़ता ही नहीं, वो अपनी डाली पे बैठा रहता, मस्त खाता पीता। वो अपने कंफर्ट जोन को त्यागने को तैयार ही नहीं था। तो उसको आकाश क्या होता है कुछ नहीं पता था। राजा बहुत परेशान हो गया। राजा ने मुनादी करी कि जो इस मेरे दूसरे बाज को उड़ा देगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो सब ने कोशिश कर ली, सब हार गए। एक किसान का लड़का आया, उसने कहा महाराज मैं जो करूँ आप कोई मुझे टोकेगा नहीं, तो मैं इसको उड़ा दूंगा। बोले ठीक है करो। तो क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। जिस कुल्हाड़ी पर बाज बैठा था उसको काट दिया, उड़कर वो दूसरी डाली पर बैठा उसको काट दिया, वो जहाँ बैठता वहाँ काटता। इस तरह बाज ने देखा कि ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा, और वो इतना उसने डालियाँ काटी कि वो लास्ट में थक के हार के बाज के पास उड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और वो उड़ गया। उड़ गया तो उसको अच्छा लगा, उसको पता चला रही दुनिया कितनी सुंदर है, मैं तो उड़ने के लिए ही बना हूँ। इसी तरह आपको अपने कंफर्ट जोन पे सोच के ये नहीं चलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं बदलाव संसार का नियम है, बदलने के लिए तैयार रहिए, रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। लेकिन रिस्क एनालिसिस करके, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। अर्जुन की तरह लक्ष्य बनाकर तब तीर चलाना है। तो आपको ये देखना है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है, यस नो का, ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता इस दुनिया में। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सही गलत में जीवन में निर्णय नहीं लिया जाता। जीवन में हमेशा निर्णय लिया जाता है कि क्या ज़्यादा सही है और क्या कम सही है, क्या ज़्यादा गलत है और क्या कम गलत है। हमेशा ऐसे के बीच में डिसीजन लिया जाता है। कलरफुल ज़िंदगी है, सही गलत नहीं होता, इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को आपको तोड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप उनकी अगर आप जीवनी देखते हैं तो आप पाएंगे वो मेडिटेशन करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, रोज़ बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और अपने लाइफ के प्रति फोकस्ड रहते हैं। तो आज के बाल संस्कार शाला में इतना ही। अब आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि आपको कैसे निर्णय लेना है। 40 दिन तक जिस चीज़ का निर्णय लेना है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, गायत्री मंत्र जप करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, केवल एक्सपर्ट से सलाह लेनी है। जो आपका भला नहीं चाहते उनसे, अगर वो एक्सपर्ट भी हों तो उनसे सलाह लेने मत जाइए, ठीक है। एक्सपर्ट होने के साथ साथ उस व्यक्ति का आपके लिए अच्छे स्वभाव का होना चाहिए या तटस्थ हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार।